राष्ट्रपति के बारे में। हम आज राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण अध्ययन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से लेकर के राष्ट्रपति के कार्यकाल, शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आप मेरे पिछले लेक्चर्स को अच्छे से देखें, ऑब्जर्व करें। आज हम उन्हीं लेक्चर्स के बेस पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? हमारे देश की जो कार्यपालिका है उसमें हमें पता है कि हमारी कार्यपालिका के दो बड़े भाग हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसके अलावा में प्रधानमंत्री के साथ में मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी भी हमारे देश की कार्यपालिका के अंग हैं। तो संविधान की अनुच्छेद 52 के अनुसार हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार हमारे देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के अनुसार में कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रश्न पर ध्यान से देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा, हम चर्चा करेंगे। इस राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल है। सबसे पहले प्रश्न को देखिए कि अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है और उसमें कौन कौन शामिल है वो हमारा जवाब है। तो जवाब आपके सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात 543 लोकसभा के सदस्य और 233 सदस्य जो कि राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं, अलग अलग राज्यों से ये सदस्य और राज्य और संघ शासित प्रदेशों के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, जिनमें सभी राज्य 28 राज्य और वर्तमान के हिसाब से 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन सब के मिलाकर के पूर्व के हिसाब से, पूर्व वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनके हिसाब से देखें तो सभी राज्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते थे। वर्तमान समय के हिसाब से आगे राष्ट्रपति होगा उसके हिसाब से लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य साथ के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन सब के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यह हमारे अनुच्छेद 54 में उल्लेख किया गया है। मेरा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या पद्धति क्या है? सबसे पहले मेन बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 55(3) में किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है, आपको ध्यान रखनी है। अब प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। और यह निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर से दोबारा दोहराता हूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, पद्धति है, वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के नाम से जानी जाती है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56(1) के अनुसार कितना होता है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है, यह भी हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति जिस तारीख को पद धारण करता है उस तारीख से लेकर के 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। इसमें भी हमें यह ध्यान रखना है कि जब तक राष्ट्रपति को उसका नया उत्तराधिकारी नहीं मिलता है वह अपने पद से त्याग पत्र नहीं देता है। यह अब तक व्यवस्था रही है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो है उसके कार्यकाल से पूरा होने से पहले ही जो है नया उत्तराधिकारी
त्यार जो है निर्वाचित कर लिया जाता है। फिर भी किन्हीं परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो पाता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है तब तक अपने पद से त्यागपत्र नहीं देता है जब तक कि नया उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है। सामान्य रूप से राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण की अवधि से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 56(1) के अनुसार किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है जब त्यागपत्र देता है तो वह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है जहां हम चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से पूर्व किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को समय से पूर्व यदि हटाना है तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर उसे उसके समय से पूर्व हटाया जा सकता है और उस हटाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं महाअभियोग, जो कि प्रश्न हमारा पूछा गया है प्रश्न नंबर 8 में कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56(1) के अनुसार उसके पद से समय से पूर्व किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से समय से पूर्व महाअभियोग, जिसे इंग्लिश में इंपीचमेंट कहा जाता है, की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। मेरा प्रश्न यह भी है, मेरी बात यहां भी ध्यान रखेंगे कि महाअभियोग शब्द का उल्लेख जो है अनुच्छेद 56 में किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जाना है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जो त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है वह त्यागपत्र की लिखित सूचना किस व्यक्ति को दी जाती है? तो वह लिखित सूचना राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है, राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्मीदवार है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार है उसे संसद के किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? प्रश्न गौर से देखिए। प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसे किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? तो इसका जवाब है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार है उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ये सदस्य भी संसद से ही हो सकते हैं, ये सदस्य विधानसभा से भी हो सकते हैं। जिन्होंने राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाना है तो राष्ट्रपति निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल है वही स्वतः ही क्या होता है, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक का भाग भी होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति को समय से पूर्व पद से हटाने के लिए संसद के किसी सदन में कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव का आशय प्रकट किया जाता है? अभी हमने पिछली कक्षाओं में देखा, पिछले क्वेश्चंस में देखा कि राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाने के लिए महाअभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। तो महाअभियोग जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली बात हमें ध्यान रखनी है। नंबर 2 बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो महाअभियोग प्रस्तुत किया जाता है संसद के, तो जिस सदन में प्रस्तुत किया जाना है कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव का आशय प्रकट किया जाता है। और इस प्रस्ताव का आशय प्रकट करने से पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ के विरुद्ध महाअभियोग लगाने के लिए जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है उससे पूर्व उन्हें 14 दिन पूर्व उन्हें हमें लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग जो हमने हटाना है की प्रक्रिया से हमें जो हटाना है राष्ट्रपति को समय से पूर्व जो उसे पद से हटाने के लिए संसद में कितने सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है? प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न से थोड़ा अलग है। पहले प्रश्न में यह पूछा गया है कि कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव का आशय प्रकट किया जाता है
और दूसरा प्रश्न है कि कितने सदस्यों के बहुमत से हटाया जाता है। तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है और उसके बाद प्रस्ताव को जांच के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। यहां तो भी एक बात। अगली बात जो मेरा मूल प्रश्न है कि कितने सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों में कुल जो सदस्य संख्या है 545 वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या है और 245 राज्यसभा की सदस्य संख्या है। दोनों की निर्वाचित और मनोनीत दोनों मिलाकर के कुल सदस्य संख्या है। तो दोनों मिलाकर के जो है दोनों सदनों की कुल जो सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत अलग अलग जो है उसके द्वारा राष्ट्रपति को समय से पूर्व महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है। जब दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों आएंगे, उनके कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव पर पारित होने के बाद में राष्ट्रपति को अपने त्याग पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? पीछे हमारा प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति को उसके समय से पूर्व जो हटाया जाता है किस आधार पर हटाया जाता है या किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, तो वह अनुच्छेद 56 है। लेकिन इस प्रक्रिया का शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 56 में है, लेकिन जो प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह हमारे अनुच्छेद 61 में किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग से राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग शब्द का जो प्रयोग है, इंपीचमेंट शब्द का जो प्रयोग है, वह संविधान के अनुच्छेद 56(1) में किया गया है। राष्ट्रपति को वर्तमान में कितना वेतन प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपए का वेतन प्राप्त होता है और वह भी बिना कर की, आयकर मुक्त। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रपति आवास जो कि नई दिल्ली में है वह भी दिया जाता है और कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें पेंशन और अन्य भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा इस दौरान भी अनेक प्रकार के वेतन भत्ते मिलते हैं। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विधायक जो है उसके मत का मूल्य का सूत्र, हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो सूत्र है उस राज्य विशेष की जहां का वो विधायक है वहां के जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर उस राज्य विशेष की जनसंख्या, उसमें हम उस राज्य विशेष के विधायकों की संख्या, निर्वाचित विधायकों की संख्या का भाग दे देंगे और उसमें भी जो जवाब आएगा उसमें फिर से 1000 का भाग दे देंगे। तो हमारे पास उस राज्य विशेष के एक विधायक का मत का मूल्य आ जाएगा। इसी तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक सांसद के मत का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है संसद के में, क्षमा चाहूंगा, जितने भी राज्य प्रकार की राज्य विधानसभाएं हैं उन सब के जो निर्वाचित विधायक हैं उन सब में हम संसद के जितने निर्वाचित विधायक हैं उसका भाग दे देंगे तो एक सांसद का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसा कि टॉपिक है राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, राष्ट्रपति करता है। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किया जाता है। और इसमें भी हमें यह भी ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से की जाती है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे की कक्षाओं में करेंगे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? हमारे राष्ट्रपति को, क्योंकि जैसा हमें पता है कि राष्ट्रपति हमारी संसद का अभिन्न अंग है, तो इस नाते राष्ट्रपति
राज्यसभा व लोकसभा में सदस्यों का मनोनयन करता रहा है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, जिसे 126वें संविधान संशोधन के द्वारा बंद कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। कौन से प्रकार का विधेयक किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत जो है संघ विषय क्षेत्रों, मृत्युदंड, सैन्य मामलों आदि में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। कौन से प्रकार का विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? हमें यह ध्यान होना चाहिए कि जितने भी प्रकार के विधेयक हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही अधिनियम बनते हैं। और दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखनी है साथ के साथ इस प्रश्न के संदर्भ में कि धन विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही संसद में विशेष रूप से लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं हमारे। किसी प्रकार के विधेयक पर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति कितने प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है और कौन कौन से? तो हमें ध्यान होना चाहिए, जैसे हमने पहले चर्चा की कि कोई भी विधेयक जो संसद में पारित होता है, संसद के दोनों अलग सदनों में, उस विधेयक पर अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। उसके बाद ही वह विधेयक अधिनियम का रूप धारण करता है। तो राष्ट्रपति 3 प्रकार से किसी भी प्रकार के विधेयक को रोकने के लिए वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। और ये विधेयक, ये जो वीटो हैं, ये हैं निलंबनकारी वीटो, आत्यांतिक वीटो और जेबी पॉकेट वीटो। अंतिम मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति किन क्षेत्रों से राज्यसभा के सदस्य मनोनीत करता है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति सदस्यों का मनोनयन करता है। तो ये थी हमारी आज की राष्ट्रपति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। पिछले लेक्चर्स में हमने राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और आज हमारी ये राष्ट्रपति से जुड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला थी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने अब तक हमारे राष्ट्रपति के बारे में जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा है वो जरूर देखें, और जिन्होंने देखा है तो इस प्रश्नोत्तरी को उन्हें करने में कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई होगी, उन्हें ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। लेकिन जिन्होंने अब तक की पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो पिछली क्लासें को देखें और इसको एक बार फिर से अच्छे से अध्ययन करें, फिर से अच्छे से देखें। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों ही कक्षाओं के लिए यह विषय और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विषय, यह टॉपिक समान रूप से उपयोगी है। धन्यवाद।